प्रधानमंत्री जी, स्पीड ऑफ चेंज बहुत फास्ट हो रही है। 2-3 साल पहले आपने जब विकसित भारत की बात कही थी, तब स्पीड ऑफ चेंज आप देखें 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हुई। इससे जुड़े हुए 2 सवाल मेरा है। पहले तो आपकी जो स्लोगन है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये कॉर्पोरेट स्लोगन होती है, परफॉर्म और पेरिश। आप नहीं कहते परफॉर्म और खत्म हो जाओ, आप कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस पर आप, मैं चाहता हूं थोड़ी सी आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये विपक्ष कहता है ये सब मोदी जी के स्लोगन्स हैं, मगर आप इसको मैं बहुत बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ जी। और मैं नारेबाजी करने के लिए देश ने मुझे यहाँ नहीं बिठाया है, वरना तो मैं कहीं कॉपीराइटर बन जाता जी। ऐसा है, जब मैं रिफॉर्म कहता हूँ तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो हार्ड डिसीजन ले, रिफॉर्म के लिए तैयारी रखे। जो डेमोक्रेसी में कठिन माना जाता है और राजनेता भी बच करके चलते हैं, तो रिफॉर्म ये इनकी जिम्मेवारी है। परफॉर्म ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी है। जो रिफॉर्म हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट न्यू रिफॉर्म्स परफॉर्म करना होता है ब्यूरोक्रेसी को, और देश ट्रांसफॉर्म होता है। ये बहुत सिस्टमेटिक सोची हुई चीज मैं बोला हूं, लेकिन मैं कम शब्दों में बोल दिया इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो रिफॉर्म इससे हार्ड कोर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्टेड बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफॉर्म प्योरली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस की जिम्मेवारी है। एंड ट्रांसफॉर्म जनता जनार्दन के कोऑपरेशन से होता है। जनता अगर जुड़ती नहीं, कितना ही रिफॉर्म करो, जनता अलग है तो भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जनता को स्वच्छता का अभियान ये तब सफल होता है जब जनता जुड़ती है। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, लीडरशिप, गवर्नमेंट सिस्टम एंड जनता जनार्दन, ये त्रिवेणी जब मिलती है तब परिणाम आता है। तो इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ी सोच है। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही नहीं हुआ है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब मैं सरल जो सामान्य चर्चा में और हिंदू गालियाँ दी जाती है कि पीएसयू को ताला लगा देंगे, तब मैं जरा उसी का उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने सरकारी जो कंपनियां बनी उनका संसाधनों का उपयोग अपने होटल बुक करने में, विमान किराए पर करने, इन्हीं चीज़ों में खर्च किया है जी। बर्बादी करती है। 2009 का सीएजी का रिपोर्ट है जी। सीएजी ने हमारे पीएसयूज के लिए कहा, सरकारी कंपनियों के लिए कहा कि मिस मैनेजमेंट की वजह से 68 सरकारी कंपनियां बर्बाद हो गई थी। 60 साल में ये 68 कंपनियां। जब मैंने आकर के देखा तो मैंने सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों से पहला निर्णय किया, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। आइडियाज, विचार, नयापन, वो जरूर आपको कहना चाहिए। यानी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप मेरा ये करो, मेरा करो। मैंने कह दिया, जैसे मैंने कहा भाई, ये मानो मंत्री क्या, पॉलिटिकल सिस्टम क्या करती थी कि खुद को एक मोबाइल मिलेगा सरकारी व्यवस्था से, और 3 पीएसयू उसके डिपार्टमेंट थे, उनके 3 मोबाइल लेगा। सरकार एक गाड़ी देगी, हर पीएसयू से एक गाड़ी रखेगा अपने बच्चों के लिए। ये सारे खेल बंद होने चाहिए। मैं छोटी चीजें बताता हूँ, इससे समझ आएगी कैसे बड़ी चीजें बड़ी बड़ी होती है। मैंने उनसे कहा, भाई देखिए, आप शेयर होल्डर्स के साथ कमिटेड हैं, आपको शेयर होल्डर्स का भी हित देखना है। आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का हित बढ़ेगा। पहले और अब के आंकड़े जो हैं, आप हैरान हो जाएंगे जी। 2014 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू करीब 20 लाख करोड़ रुपया था, और ये मैं देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बताता हूँ। 2024 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है, यानी करीब करीब डबल। उसी प्रकार से सरकारी कंपनियों की नेट वर्थ 2014 में लगभग 9 लाख करोड़ थी, मेरे आने से पहले 9 लाख करोड़। आज 2024 में नेट वर्थ 18 लाख करोड़ है जी। तो 18 लाख करोड़ रुपया सभी सरकारी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 225% बढ़ा है।
मार्केट कैप 225% बढ़ना, जब दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है तब। 2009 टू 2014 इसके शेयर 6% गिर गए थे वैल्यू। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिसके आप ऐसे ही सरकारी बैंकों का हाल क्या था साहब? फोन बैंकिंग घोटाले की वजह से सरकारी 2008 में तो सबसे ज्यादा हुआ। बैंकों की हालत एकदम से, यानी दुनिया का विश्वास, जब आपकी बैंकिंग सिस्टम चरमराता है ना, जब बैंक सिस्टम चरमरा जाए दुनिया का विश्वास उठ जाता है। भारत में बैंक के रुपये कम गए उतना नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। मैं 14 में ये मुसीबत अनुभव करता था। 21 में से 11 बैंकें आरबीआई की निगरानी की सूची में थी, उसको डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता था। आईबीसी कोड, कैपिटल इन्फ्यूजन, मैंने काफी पैसे डाले, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे डाले, क्योंकि मुझे देश को बचाना था। हमने ये जो भ्रष्टाचार और जो फैन बैंकिंग था वो सारा खेल बंद करवा दिया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा आज बैंकों का प्रॉफिट है, और इन बैंकों का जन्म हुआ तब से लेकर आज उनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जी, भारत की बैंकों का। एनपीए लगातार कम हो रहा है जी, यानी जो लेकर के भाग जाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के उत्तम उदाहरण मैं बता सकता हूं। मैं ये उदाहरण इसलिए बताता हूं ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमी का वर्ल्ड जो है वो इन्हीं चीजों से समझ पाता है, इसलिए मैंने उदाहरण ये दिया। आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में, कुछ विपक्ष के नेता कह देते हैं कि सरकारी संपत्ति बेचती है। तो ये जो उदाहरण आपने दिया है ये बहुत इसका बहुत ही एक महत्व है। प्रधानमंत्री जी, एक मुझे सवाल पूछना है भारत के युवा पीढ़ी के लिए आपसे, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 से नीचे है, 60% से ज़्यादा या 35 से नीचे, उनको कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है? एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन देखा है जब से वो उनका जन्म हुआ है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। आप जो भविष्य की फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग उसके बारे में बोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन हो, गगनयान हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में, ये जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहाँ था, वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको, देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत तो बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे, बीजेपी रहे नहीं रहे, कोई भी सरकार आ जाए, मिलीजुली सरकार, खिचड़ी सरकार, भारत की प्रगति होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर, ताकि कोई भी पीढ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे भारत के डेवलपमेंट को, इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? पहले मैं जी एक जनरल वे में बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दुनिया की इकोनॉमी में हम नंबर 6 पर थे, भारत का स्थान 6 पर था। हमारे इन महानुभावों ने सरकार ऐसी चलाई, सब बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने, कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए। 10 साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम, आज हम 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो नेचुरल होने वाला है, होने वाला है। अब 6 से 11 हुआ, वो कहता भाई अगर नेचुरल होना था तो 6 से 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया। अब हम देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से
15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीपोन कर दिया और कार्यक्रम, बोले उसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको पता समाचार मिलते कि हाँ तीसरे नंबर पहुंचे, ये हाल हो जाता। 2-2 3-3 पीढ़ी मिट जाती जी। और हम इतना, तो देश का नौजवान, उसको पुराना पता नहीं है, लेकिन देश के नौजवान को दुनिया का पता है। देश के नौजवान को अगर चीजें मिले तो मानता नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस करता है, ये अच्छी निशानी है। और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, हाँ, वो 2014 के पहले तो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का था। उसको उस समय के अखबारों में क्या चलता था, भ्रष्टाचार की खबरें क्या होती थी, कानून व्यवस्था के बम ब्लास्ट हो रहे, हर जगह पे बोर्ड लगे रहे, लावारिस चीजों को हाथ पर लगाओ। एयरपोर्ट पर बोला जाता लावारिस चीज को हाथ ट्रांजिस्टर में बॉम्ब। लगाओ, लावारिस। आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं। तो ये चीजें वो समझता है। और हमने भारत की ग्रोथ को एक प्रकार से 2-2 पीढ़ी एडवांस कर दिया है। मैंने 2-2 पीढ़ी मैंने एडवांस कर दिया है। और मैं मान, जैसे आपने उल्लेख किया, गगनयान की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्पेस स्टेशन की बात हो, या एयरपोर्ट। अब देखिए भाई, हमें आज भारत के पास करीब सभी मिला करके प्राइवेट प्लेन वगैरह सब गिने तो 600-700 हवाई जहाज है। अभी 1100 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक किया हुआ है भारत ने। एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी जी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी हाँ, दुनिया की। दुनिया मतलब की। हर दूसरी प्लेन भारत से टेक ऑफ करेगी। ये आपके कार्यकाल में। और इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती, मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री आए नहीं आए, कोई भी सरकार बने। यानी सिर्फ एविएशन, टूरिज्म, आप मान के चलिए जी। मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए। मैंने टूरिज्म का एक फाउंडेशन बना दिया है जी। इतना बड़ा टूरिज्म आने की संभावना मैं देख रहा हूँ जी। G20 के हर देश के हर लोग, यार भारत एक बार तो जाना चाहिए, ये मूड बना दिया है मैंने। और मैं विद इन इंडिया यात्रा और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप एविएशन सेक्टर देखिए, रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। आप फ्लाइट क्रू चाहिए, आपको ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए हजारों लोग लगते हैं जी। यानी पूरा भारत एक प्रकार से लॉजिस्टिक हब बनेगा। कितनी व्यवस्थाएं लगेगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं जी, देश के नौजवान, यानी आप टियर 1 टियर 2 सिटी तक मत देखिए, आप गांव तक देखिए। भारत के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना ही नहीं देखता था। क्यों? कि उसको तो बेचारा, पहले तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं, मैं अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, मातृभाषा में भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, मातृभाषा में तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़े बिना तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ 2029 में मैं यूथ ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं बीच ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं 2036 ओलंपिक यहाँ करना चाहता हूँ। ये चीज़ें कोई शोकेस नहीं है जी, मेरे देश के मिजाज को बदल दे। G20 साहब, 8वीं कक्षा का बच्चा स्कूल में बोलता था G20 जी बिल्कुल। जबकि पहले लोगों को पता नहीं था G20। तो मैं मेरे देश के हर बच्चे को ग्लोबल माइंडसेट उसका तैयार कर रहा हूँ जी। एक के बाद एक मैं कदम वो उठा रहा हूँ जी। और तीसरा कार्यकाल, मुझे मेरे सबसे बड़ी मेरी भरोसे की ताकत है, ये बिलो 30 एज ग्रुप है जी। वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है मेरा। मैं मेरे देश से 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है ना, वही मेरे देश को आगे स्पीड मेरी बढ़ाने वाला है। दिख भी रहा था। और दूसरा, माताएं बहनें, माताओं बहनों का जो रोल है वो पिछली शताब्दी में जो इतना हुआ है
उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा जी। यानी हम कितनी तेजी से बढ़ेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपको शुभचिंतक है, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है, जबकि आप कर चुके थे। मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है, जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिक्र विषय का जो अनुभव है, एक घटना अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, उनका शक्ति सिन्हा जी जी, उनका स्वर्गवास हो गया जी जी, उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है, और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि पहले हमारी यह सोच ये रही कि हम इससे इतनी दूरी बनाकर रखेंगे, हम इससे इतनी दूरी बना, ये एक अप्रोच था। मैंने कहा हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम किससे कितनी निकटता बनाएंगे। पहले क्राइटेरिया था दूरी का स्टैंडर्ड था, मेरा था निकट का स्टैंडर्ड। अगर मैं इसकी इतनी निकटता रखता हूं तो इसकी भी इतनी निकटता रखूंगा, मैं उसकी इतनी निकटता रखता हूं तो मैं इसकी इतनी निकट, तो मैं निकटता वाला विषय को लाया। तो हुआ क्या, बहुत सामने वाले के गेंद में गया। उसको लगा यार मैं यहाँ तक मोदी के पास हूँ, भारत के पास हूँ, और वो मेरा विरोधी वहाँ है, मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैं ज़्यादा। तो आज दुनिया में कंपटीशन है कि भाई भारत के निकट कैसे जाए। पहले कंपटीशन थी भाई दूरी, अच्छा वो वहाँ है तो वो मेरा विरोधी है तो मैं भी इतना ही रहूँगा। मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे लुकिस्ट पॉलिसी, मगर चेंज इट, एक्टिस्ट पॉलिसी करो। तो मैंने इसको एक्टिस्ट, लगता होगा आपको शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है उससे। और मेरा मत है कि साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल मेरा देश क्यों ना हो, वो मिजाज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, सारे दुनिया के देशों को हमारे साथ जुड़ने का मन क्यों नहीं करना चाहिए। हम इतने फिजिकली पास में है, हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता ये बहुत बड़े सेंटर बन सकते हैं जी। मैं मेरे कोलकाता को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं, मैं उस दिशा में सोचता हूं। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति से किसी को खतरा नहीं है जी। आज भारत मजबूत होता है तो दुनिया चिंतित नहीं होती है, दुनिया को अच्छा लगता है। भारत जितना आगे बढ़ता है लोगों दुनिया का बोझ कम हो रहा है। अब हमने जो बदलाव लाया, हमने टॉयलेट बनाए, तो लोगों को लगता है दुनिया में टॉयलेट का जो आंकड़ा था सुधर गया। हम जीडीपी बढ़ा रहे थे, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, तो हम सोलर एनर्जी कर रहे हैं, तो हम दुनिया के रैंकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं। तो दुनिया को भारत अच्छा लगता है, दुनिया को लगता है भारत परफॉर्म करेगा तो ग्लोबली हमें पॉजिटिव वाइब मिलेगा। और अब इन दिनों देखा होगा हर कोई कहते भी